नमस्कार, कैसे हैं सभी। उम्मीद बहुत बढ़िया होंगे और परीक्षा प्लस के साथ अपनी तैयारी दिन प्रतिदिन बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। इधर एक दो दिन के बीच में थोड़ा सा क्लास शेड्यूल गड़बड़ हुआ था, एक दो क्लासेस मिस हुई थी, लेकिन अभी सारी चीज़ें कंटिन्यू है। सारी चीज़ें अपने प्रॉपर टाइम पे बहुत ही विधिवत, वही फिर से बेसिक से एडवांस सारी क्लासेस, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, हिंदी हो, ग्रामीण परिवेश हो, सबकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको मिलने वाली हैं। इसके साथ ही टीम और भी अच्छा आप लोगों के लिए कितना बेहतर से बेहतर तरीके से बहुत सारे पीडीएफ की बात करें, उसकी क्वालिटी की बात करें, या क्विजेस की बात करें, टेस्ट की बात करें, या कंटेंट की बात करें, सभी चीज़ में दिन प्रतिदिन निखार लाने की कोशिश करती है। अभी हम लोग फिर से आपको जरूरी सूचना इसलिए बता दें, फिर क्लास शुरुआत करते हैं। कुछ प्रोग्राम चेंज होंगे। शाम में जो एमसीक्यू की क्लासेस चलती हैं उनमें कुछ नए आपको और मिलेंगे क्लासेस, अच्छी क्लासेस जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। इसके साथ ही आपका टीम ने डिसाइड किया है कि वीकली संडे फुल लेंथ टेस्ट होगा अलग अलग सेगमेंट का, जैसे कभी लोअर मेंस का हुआ, कभी आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर लगा हुआ उसका होगा, कभी जेल वार्डर का लगा हुआ उसका लगा हुआ। ये सब और निःशुल्क एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेस्ट अवेलेबल कराया जाएगा, साथ में ही उसकी पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएगी। तो जो बच्चे पहले से जुड़े हैं उनके लिए तो खुशी की तो बात है ही है, साथ में जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें भी बता दीजिए कि परीक्षा प्लस आपके लिए हमेशा बहुत बेहतर, बहुत अच्छी चीजें लाने की कोशिश करती है और आती रहेगी अच्छी अच्छी चीजें। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी मैं बता दूं कि जो आज का क्लास है ये क्वेश्चन सेशन नहीं है परसेंटेज का। हम कॉन्सेप्ट की क्लासेस जहां पे छोड़े थे, सीआई हमने खत्म किया था, सबसे पहले परसेंटेज लेके चले थे, परसेंटेज के बाद हमने प्रॉफिट लॉस देखा था, डिस्काउंट देखा था, उसके बाद साधारण ब्याज देखा था, चक्रवृद्धि ब्याज देखा था। हमारा अर्थमेटिक का एक पोर्शन खत्म हो गया था। अभी हम दूसरे पोर्शन पे आते हैं जिसे बैकबोन, एक तो बैकबोन आपका परसेंटेज वाला सेक्टर था, दूसरा आपका रेशियो वाला सेक्टर है। रेशियो पे कुछ बेस्ड चैप्टर होते हैं, जैसे रेशियो हुआ, इस पे एजेस बेस्ड होते हैं डायरेक्टली, टाइम एंड वर्क होता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस होता है, और कहीं ना कहीं आपका एवरेज होता है। ये 4-5 चैप्टर, मिक्सर एजुकेशन इसमें इंक्लूडेड होता है। ये 4-5 चैप्टर मिलकर दूसरा अर्थमेटिक का पोर्शन बनता है, और यही एक परसेंटेज का सेगमेंट, एक रेशियो का सेगमेंट, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो अर्थमेटिक आपका खत्म हो जाता है। तो अभी हर क्लास 4 से 5 दिन चलेगी जैसा सेगमेंट चलता था। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सेशन बंद कर देंगे। अभी आपको मैथ्स की डेली क्लासेस मिलेगी, ये आपके लिए बहुत खुशी वाली बात है, क्योंकि अभी एक दिन आपकी कॉन्सेप्ट की क्लास चलेगी, दूसरे दिन आपका क्वेश्चन सेशन चलेगा। जो क्वेश्चन सेशन परसेंटेज से चल रहा था वहीं पे चलता रहेगा, और जो आपका कॉन्सेप्ट सेशन है वो आपका यहीं से कंटिन्यू रहेगा। तो सोमवार, बुधवार और आपका शुक्रवार कॉन्सेप्ट क्लासेस चलेंगे, और आपका मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार क्वेश्चन सेशन आज से चलेगा। तो आज की जो क्लास है वो हम रेशियो प्रोपोर्शन लेके आए हैं, अनुपात और समानुपात। इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितना भी अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है कि जहां से हमारा बेसिक स्ट्रांग हो जाए, बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो या छोटा सा छोटा क्वेश्चन, उसे लगा लें। छोटे क्वेश्चन में गलतियां नहीं करना है, बड़े क्वेश्चन में घबराना नहीं है, टेम्परामेंट कूल रखना है, और इसके साथ साथ हमें अभ्यास करते चलना है। मैं फिर से बता दूं कि ये सारी जो भी सेगमेंट आपको दिया जा रहा है, जितनी भी क्लासेस दी जा रही है, ये सारी कुछ 10+ कोर्स के अंतर्गत दिया जा रहा है, जो आपके सामने है, जिसमें सारी के सारे वीडियो आपको निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। कम से कम नहीं तो 250 से 300 बच्चे तो हमसे ऐसे कंटिन्यू जुड़े हैं जो डेली बेसिस पे देखते हैं, उनका क्लास नहीं छूटता है। ये बहुत अच्छा लगता है, और यकीन मानिए अगर आप डेली बेसिस पे क्लास देखते रहेंगे तो आप सफलता आपसे दूर नहीं है। एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे, क्योंकि टीम परीक्षा प्लस हमेशा बहुत ही क्वालिटेटिव कंटेंट लाने की कोशिश करती है। हम उनमें से नहीं है जो फालतू में डिंग मांगे, फालतू में बोस्टिंग करें, फालतू में करें कुछ ना और चिल्लाएं ज़्यादा। चिल्लाएंगे नहीं, आपसे कुछ भी ऐसा आग्रह नहीं करेंगे, अपनी क्वालिटी पे ध्यान रखेंगे, अपनी मेहनत पे ध्यान रखेंगे। आपको अच्छा लगता है तो परीक्षा प्लस से जुड़े रहिए। मैं एक बार बोलूंगा कि आप भटकाव की स्थिति में मत आओ। बहुत सारे लोग हैं आपको भटकाना चाहेंगे, इधर उधर तमाम तरह की चीजें हैं। आप लोग भी, क्योंकि दिल तो मासूम ही है आप लोगों का, उसके बाद उम्र भी ऐसी होती है कि हंसी मजाक दिखावेपन इन सब में ज्यादा आप भग जाते हो, और वहीं पे अपना पूरा समय बर्बाद करते हो। किसी की शादी में, किसी की पार्टी अटेंड कर रहे हो, उनकी पार्टी की वीडियो देख रहे हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ करते हो। ऐसा मत करो, आपका करियर है, कोई आपके साथ नहीं आएगा। जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे आप पढ़ेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें बता दूं कि इसमें अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ क्यों जरूरी है मैं ये भी आपको बता दूं, क्योंकि जितने सेशन होते हैं, चाहे वो मैथ्स से, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी का हो, इनके आपके क्विजेज मिलते हैं, क्विजेज का प्रैक्टिस सेट मिलता है, वो आप सॉल्व करोगे तो आपका इनहेंस होगा दिन प्रतिदिन। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, ये बात मान लीजिए। इसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट की क्लासेस
क्लासेस हैं, जैसे कि आपका जीएस की सारी इंडिविजुअल क्लासेस होती हैं, वो चाहे हिस्ट्री की क्लास हो चाहे पॉलिटी की क्लास हो, बहुत ही डिटेल्ड एक एक छोटी से लेके बड़ी से बड़ी बातें सब कुछ कवर किया जाता है, उसमें सब कुछ आपका दिया जाता है। तो अगर पीडीएफ चाहिए तो आपका 499 रुपए में 3 महीने तक आपको संस्था द्वारा सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। अभी जो हमने पहला कोर्स लॉन्च किया था उसमें करीबन 120 से 30 बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, और मैं चाहता हूं ये संख्या सैकड़ों में नहीं हजारों में हो, ताकि जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा, क्वालिटी भी उतनी ही ज्यादा सुधरेगी। देखिए हमारी भी क्वालिटी आप पे ही कहीं ना कहीं निर्भर करती है। अगर आप 4 लोग होंगे तो हम शायद वो क्वालिटी ना दे पाए, अगर आप 4000 लोग होंगे तो ये प्रॉमिस है कि क्वालिटी में एक अक्षर भी कहीं गलत नहीं होगा। चलिए बहुत ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं, इसे तो आप ले ही लीजिएगा। हम आज शुरुआत करते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन, है ना। क्या रेशियो और प्रोपोर्शन? अभी रेशियो और प्रोपोर्शन में है क्या, इस बात को थोड़ा समझेंगे। नाम तो बहुत सुने, अनुपात और समानुपात का, इसी को हिंदी में अनुपात समानुपात बोलते हैं, इंग्लिश में रेशियो और प्रोपोर्शन बोलते हैं। रेशियो है क्या एग्जैक्टली, हम इसके डेफिनेशन की अगर बात करेंगे, अनुपात है क्या, तो बहुत बार अपनी जिंदगी में, देखिए मैं बहुत बेसिक से बताता हूँ, बहुत ही इत्मीनान से बताऊंगा। मैं उस बच्चे को ज्यादा ध्यान में रखता हूँ जो अभी फ्रेशर है, जो अभी नया नया आया है पढ़ने, जिसका ये शिकायत रहता है कि सर मेरी मैथ बहुत कमजोर है। मैं उस पर ज्यादा ध्यान देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं गारंटी लेता हूँ कि उसकी मैथ स्ट्रांग होगी। अभी जिनको पेशेंस नहीं है, जिन्हें लगता है कि नहीं बहुत स्लो चल रहे हैं, वो थोड़ा सा संयम बनाए रखें, चीजें बहुत अच्छी आएंगी। बड़े बड़े क्वेश्चन भी होते हैं, चॉकलेट क्वेश्चन भी होते हैं जो आप नहीं लगा पाते हो, उन्हें भी लगाना है। तो यहाँ पे हम सबको कवर करते चलेंगे, क्लास एकदम जीरो से हीरो की तरफ बढ़ेगी, एकदम एडवांस लेवल तक बढ़ेगी। तो रेशियो की अगर डेफिनेशन में जाए तो रेशियो मतलब होता है एक लीनियर वे, एक अनुपात, जिसे हिंदी में बोलते हैं ना, जो चीजें यहां से यहां के बीच में होंगी वही चीजें यहां से यहां के बीच में होंगी। कहने का मतलब अगर इसे हम और अच्छे से समझें, सबसे पहली बात तो सुने, रेशियो सबसे पहले सुने कब थे अपनी जिंदगी में, सबसे पहले उसका यूज कब किए थे। तो अगर शब्द रेशियो की बात करें तो जरूरी है आप अपने किताबों में ही पढ़े होंगे अगर रेशियो की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपके डेली प्रैक्टिकल जीवन में हर एक पहलू रेशियो से जुड़ा हुआ है। जब आप साइकिल चला रहे थे या जब आप बाइक चला रहे थे तो आप एक्सेलरेट कर रहे थे, और एक कांस्टेंट वे में जब आपकी स्पीड बढ़ती चली जा रही थी तब क्या लग रहा था, रेशियो लग रहा था। बढ़ती चली जाती थी स्पीड, वो क्या होता था, रेशियो होता था। आप 1 घंटे में जितनी दूरी तय करते थे अगले 1 घंटे में ही उतनी दूरी तय करते थे, वो आपका कहाँ लगता था, रेशियो और प्रोपोर्शन ही तो लगता था। या आप दिन प्रतिदिन जो डेली करंट अफेयर वगैरह पढ़ते हो चीजें, अभी इस समय कोरोना वगैरह चल रहा है तो आप बोलते इतने केसेस आ गए, वहां पे ग्राफ कुछ ऐसा चलता है, ग्राफ ये चला, ये कर्व गया, ये रेशियो में नहीं आएगा, एक रेशियो नहीं बनेगा जब तक कर्व स्ट्रेट नहीं होगा, वो रेशियो नहीं होगा। तो ये कर्व की बात अलग हम बाद में करेंगे। रेशियो मतलब होता है अनुपात, और आपकी भाषा में बोले तो आप इसे समझते हो A:B, और जैसे ये सिंबल देखते हो आपको पता चल जाता है ये किस चैप्टर का है, रेशियो प्रोपोर्शन का है। अनुपात और समानुपात के अध्याय से ये प्रश्न है जहां भी आपको इस फॉर्म में चीजें मिल जाती हैं, आप बोलते हो रेशियो का है। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जहां भी आपको ये सिंबल मिलेगा वो हमारा रेशियो होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात है, हमें इस सिंबल से कुछ नहीं लेने देना है, हमें आना चाहिए कि एग्जैक्टली हमारे पास अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हम उसे लगाएंगे कैसे, कैसे हमारा दिमाग चलेगा, कैसे हम ये समझेंगे कि प्रश्न आखिर आपसे पूछना क्या चाह रहा है, कैसे हमारे दिमाग को ये पता चलना चाहिए कि हम शुरुआत कहां से करें। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, आप चाहे एग्जामिनेशन हॉल में हो, आप चाहे घर पे हो, आप कहीं भी बैठे हो, अगर आप प्रश्न पढ़ नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो आप लगा नहीं पाओगे। प्रश्न समझ में आ गया, आपका दिमाग ये नहीं काम कर रहा है कि हम शुरू कहां से करें, तो आप क्वेश्चन लगा नहीं पाओगे। प्रश्न समझ में आ गया, आपका दिमाग भी समझ में आ गया कि कहां से शुरू करना है, तो यकीन मानिए आपको पता चल जाएगा कि हमें अंत कहां करना है, और आपका प्रश्न लग भी जरूर जाएगा, भले ही थोड़ी देर में लगेगा। और जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, वो समय क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। तो हमें बेसिक को समझना है, आखिर ये रेशियो का बेसिक है क्या, रेशियो प्रोपोर्शन आखिर कहना क्या चाहता है। तो मैं अभी एक शब्द में बोलूं कि अगर A:B बराबर है 3:5, सिंपल सा मैंने एक एग्जांपल ले लिया, A:B बराबर है 3:5, ठीक। अब समझिएगा बात को, यहां पे इसका ये मतलब हो गया कि A मतलब 3 है और B मतलब 5 है। लेकिन एग्जैक्टली इसका ये मतलब नहीं कि A का मतलब केवल 3 है, A का मतलब 6 भी हो सकता है। समझिएगा, मैं यहाँ पे A की वैल्यू लिख रहा हूँ, यहाँ पे B की वैल्यू लिख रहा हूँ। यहाँ पे एक तो 3 हो गया या तो 5 हो गया, या A की वैल्यू 6 हो और B की वैल्यू 10 हो, तब भी अगर हम A:B बोलेंगे तो 3:5 ही बोलेंगे। अभी समझिएगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। A की वैल्यू अगर 9 हो और इसकी वैल्यू 15 हो तो भी A:B की वैल्यू क्या होगी, 3:5 होगी। अगर A की वैल्यू 12 हो और B की वैल्यू 20 हो
तो भी A/B की वैल्यू क्या होगी 3:5 होगी। तो बार बार मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, इज टू मतलब क्या, इज मैं बोलता हूँ ना इज टू, ये क्या होता है, ये इसी सिंबल को बोल रहे हैं। हिंदी में बोलेंगे A के अनुपात B। A के अनुपात B मतलब जैसे जैसे A वैसे वैसे B। आप रीजनिंग का क्लास पढ़ते हो, रीजनिंग के चैप्टर में आप एनालॉजी पढ़ोगे, एनालॉजी पढ़ते हो ना, जहाँ पे दिया होता है कुछ, अगर गाय इज टू भैंस है तो बकरी इज टू क्या, ऐसे टाइप में क्वेश्चन बनते हैं, या स्पेयर का देता है, कुछ शेप का देता है, या आपका कोई ऐसा होता है कि कोडिंग टाइप में हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन चल रहा होता है, या आपका पावर चल रहा होता है, रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी A/B मतलब जैसे जैसे A वैसे वैसे B, मतलब जैसे जैसे A बढ़ेगा वैसे वैसे B बढ़ेगा। इस बात को समझिएगा, मैं इस पे क्यों बहुत ज्यादा ग्रेविटी दे रहा हूँ इस भाषा पे, कि जैसे जैसे A बढ़ेगा वैसे वैसे B बढ़ेगा, इसमें भी अंतर है। अगर A का हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है। 3 से 6 आने में हम 3 से गुणा किए, और ध्यान दीजिएगा 3 से 6 आने में 2 से गुणा किए। ध्यान दीजिएगा 5 से 10 आने में भी हमने क्या किया, 2 से गुणा किया कि नहीं किया। फिर से हमने 6 से 9 आने में, या ऐसा समझिए 3 से 9 आने में 3 से गुणा किया, तो 5 से 15 आने में किससे गुणा किया, 3 से गुणा किया। फिर ऐसे 3 से 12 आने में अगर 4 से गुणा किया, तो 5 से 20 भी आने में किससे गुणा किया, 4 से गुणा किया। समझ में आया? इसका मतलब जैसे जैसे A वैसे वैसे B। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर A में 2 से गुणा करेंगे तो B में भी 2 से गुणा करेंगे, अगर A में 3 से गुणा करेंगे तो B में भी 3 से गुणा करेंगे, अगर A में भी 4 से गुणा करेंगे तो B में भी 4 से गुणा करेंगे। कहने का मतलब जैसे जैसे A बढ़ेगा वैसे वैसे B बढ़ेगा। बात समझ में? अभी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज आते हैं, ये एकदम मैं बेसिक बता रहा हूं। अगर आप इसकी थ्योरी समझ लिए, अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ लिए, तो यह प्रश्न की क्या औकात की आपसे ना लगे भला, है ना? सब कुछ कॉन्सेप्ट में है। अगर आप इसकी आत्मा समझ लिए, अगर आप इसकी गहराई समझ लिए, तो कुछ भी नहीं बचा है। एक एक प्रश्न कितना बड़ा हो, कितना कठिन हो, आप चुटकी में लगा लोगे, क्योंकि सब कुछ शुरुआत यहीं से होता है। और आप यहीं पे जल्दबाजी मचा देते हो, पता नहीं ऐसा क्या बात होती है यार, आपके अंदर संयम होगा ही नहीं, छटपटन मची होती है एकदम। इतना लगता है कि आज ही 5 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। थोड़ा समय दो, धीरे। 20 साल के हो गए हो, इसमें भी 20 साल लगा है इतना बड़ा होने में। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे नहीं, ऐसे पैदा हुए इतने बड़े क्यों नहीं हो गए, पैदा हुए नौकरी क्यों नहीं लग गई, ऐसे भी सोचो ना। हर चीज का एक प्रोसेस होता है। जब आप अपने दिमाग को इतना वर्क दोगे तो ये भी समझ में आएगा। तो बहुत इत्मीनान से समझो, यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं है। अब मैंने एक बात बोला कि जैसे जैसे A वैसे वैसे B, तो क्या अगर A/B बराबर 3:5 था, तो क्या मैं A/B बराबर 4:6 बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं क्या? अभी तो वो जैसे जैसे A वैसे वैसे B, A से B में, A से अभी इसमें कितना बढ़ा, +1, तो यहां से भी तो +1 बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे A वैसे वैसे B, बात सही होनी चाहिए। लेकिन नहीं, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे जैसे A वैसे वैसे B मतलब उसका गुणा की बात कर रहा है। जितना हम A में गुणा करेंगे उतना ही हम B में गुणा करना पड़ेगा, तब वो रेशियो कांस्टेंट आएगा। हम जोड़ नहीं सकते या हम घटा नहीं सकते। तो रेशियो का एक दूसरा मान होता है, आप या गुणा कर रहे हो या भाग कर रहे हो। सेम राशि में आपका नजरिया गुणा या भाग में होना चाहिए, प्लस या माइनस में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? आप इसे नहीं कर सकते हो, या आप बोलोगे कि हाँ सेम राशि से बढ़ रहा है, लेकिन एक रेशियो में नहीं बढ़ रहा है, एक डायरेक्ट वे में नहीं बढ़ रहा है, एक लीनियर वे में नहीं बढ़ रहा है। या मैंने सीआई के चैप्टर में बताया था कि एसआई क्या होता था, एक लाइन में बढ़ता था, प्लस में चीजें चलती थी, और सीआई में क्या होता था, गुणा में चीजें चलती थी। तो रेशियो का मतलब गुणा में चीजें होंगी, प्लस या माइनस में चीजें नहीं होंगी। दूसरी बात, मैं बहुत इत्मीनान से एक चीज और समझाना चाह रहा हूं आपसे, और कान खोल के समझिएगा मैं क्या कह दिया हूं, क्या कह रहा हूं। A/B बराबर जो ये 3:5 है, A की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 300 हो सकती है, B की वैल्यू क्या हो सकती है, 500 हो सकती है। तो इस 300 से 3 आने में और इस 500 से 5 आने में देखा जाए तो मैंने 100 से भाग यहां दे दिया और 100 से ही भाग यहां पे दे दिया। समझ में आ गया? या मैं ऐसा बोलूं, ये 300 लिखा था 3 गुणे 100, और ये 500 लिखा था 5 गुणे 100, और ये 100 और 100 जब कट गया तभी 3:5 आ गया यहाँ पे। बात समझ में आई? तो ये 100 और 100 है क्या? और देखिए 100 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, और
इसके अलावा कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं मिल रही है जिसे हम काट दें। ऐसा समझिएगा, ये अगर 3000 होता और ये 5000 होता तो हम इसे लिख सकते थे 3 गुणे 1000 और इसे लिख सकते थे 5 गुणे 1000 और फिर से 1000 1000 काट देते। फिर से कॉमन वाली चीजें कट गई और वो कॉमन वाली चीजें वो हैं जो दोनों तरफ बराबर हैं और सबसे बड़ी हैं। तो कहने का मतलब दूसरी भाषा में अगर कोई चीज A:B लिखा है तो इसका मतलब इसके और इसके बीच का कोई एक HCF रहा होगा जिसे हमने क्या कर दिया है, कट कर दिया है, गायब हो गया है, तब हमें जाके वो एकदम मिनिमम रेशियो मिला है जिसे हमने बोला A:B, या हम सीधा बोल दें A:B बराबर हमने क्या लिया था 3:5। बात क्लियर हो रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? A और B, A:B का मतलब होता है कि A और B के साथ कुछ है या 3 या 5 के साथ कुछ और ऐसा लगा था जिसे हमने क्या कर दिया, ओमिट कर दिया है, गायब कर दिया है, कट कर दिया है, और वो है क्या, वो HCF है। या आप बहुत बेसिक क्लास में पढ़े होंगे, इसका मतलब 3x और इसका मतलब 5x, तो ये x जो है ये क्या है, दोनों का HCF है। और हम यहां से इस चीज को 3 रेशियो और ये 5 रेशियो लिखेंगे और ये रेशियो कुछ नहीं है, क्या है, HCF है। ये HCF वाली बात जो मैं बता रहा हूँ बहुत कॉमन सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है। ये बात कहाँ यूज होगी मैं बताऊंगा, नंबर सिस्टम में यूज होगी। जब आप LCM और HCF पढ़ रहे होगे, बहुत सारे क्वेश्चंस में बनते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, और बच्चों को जब ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है तो बहुत टफ भी हो जाता है। ऐसा यूपी SSSC के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, कई बार उसका पसंदीदा क्वेश्चन रहा है, कई बार उसे पूछा है और बच्चे कंफ्यूज हो गए, आखिर ये क्या पूछ लिया, वो तो 3 और 5 के बीच का HCF ही है, उसका अनुपात ही है। अब वो कंफ्यूज हो गए कि HCF और अनुपात दोनों एक साथ कैसे ले आए। तो जब वो प्रश्न आएगा तो मैं उसे बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी हम बेसिक समझ रहे हैं, अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, और कॉन्सेप्ट की क्लास बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे। हमारे पढ़ाने का तरीका यही होगा कि हम बहुत जीरो से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, जीरो से हीरो की तरफ जाएंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक उसमें छुपी बातें को जो बोलते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस, लाइंस के बीच में पढ़ना, तो वो मतलब हम कंप्रहेंड करेंगे, एक एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक लॉजिक को समझ के चलेंगे, तब जाके हमारे चैप्टर बहुत स्ट्रांग होगा। और यकीन मानो, अगर आपका एक परसेंटेज का चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो गया है और रेशियो का चैप्टर स्ट्रांग हो गया, तो पूरी अर्थमेटिक में आप फन्ने कहाँ हो जाओगे एकदम। जो बोल लो अपने आप पे, जो डिग्री लगाना चाहो, मैथ के जादूगर, विजार्ड, जो लगाना चाहो वो अपने साथ डिग्री लगा लो, अगर इन 2 चैप्टर में महारत हासिल कर ली हो तो। और दोनों चैप्टर में महारत कैसे हासिल होगी? अरे भैया कुछ ज्यादा मंत्र नहीं पढ़ना है, मेरी दोनों क्लास अटेंड कर लो, परसेंटेज वाले क्लास में मैं पूरा पढ़ाया हुआ हूँ कॉन्सेप्ट, और रेशियो भी पढ़ा रहा हूँ। तो बस इतना सा मेहनत करना है, बाकी आपको मजा खुद आने लगेगा। और अगर मजा ना आए तो बता देना, और मजा आते रहे तो जरूर बता देना। और अभी फिलहाल में मजा आने लगा हो तो जो बच्चे लाइक ना किए हो, कंजूसी किए हो अंगूठा देने में, वो चुपचाप जाके अंगूठा दे दो, एक लाइक ठोक दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो कि ये क्लासेस अभी चल रही है, लाइव चल रही है, आके पढ़ लो बेटा, समय मत गवाओ। लड़कीबाजी लड़केबाजी में सब कुछ जिंदगी निकल जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला, मजाक कर रहा हूं, दिल पे मत लेना। चलिए, तो हम यहाँ पे ये बात समझ में आ गया सभी को ना कि अगर A:B है तो इसका मतलब A और B के बीच में जो भी HCF होगा उसे हमने क्या कर दिया है, उड़ा दिया है, ताकि ये हमारा क्या हो गया है, बेसिक सा रेशियो मिलके आ गया है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमने देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सीखे। एक तो हमने रेशियो का डेफिनेशन सीख लिया कि रेशियो मतलब होता क्या है, डेफिनेशन सीख लिया। हमने ये भी देखिया कि रेशियो प्रोपोर्शन हमारी लाइफ में आया कब था। मैंने बताया आपको एग्जांपल लेके कि हम जब टाइम स्पीड डिस्टेंस, जब हम कार चला रहे, गाड़ी चला रहे, तो वहाँ पे रेशियो हिडन में, या कोई ग्राफ चल रहा है कुछ, या सेल हो रही है, यहाँ सभी रेशियो का काम आता है। उसके बाद हमने ये देखिया कि HCF का कॉन्सेप्ट इसी में पढ़ लिया कि आखिर HCF क्या होता है, रेशियो में कहाँ HCF छुपा होता है। अब सबसे बड़ी बात है, अगर ये 3 चीज सीख लिए हो तो एक चौथी चीज बहुत जो जरूरी है वो क्या है, कंपैरिजन। कंपैरिजन शब्द आपके लिए अब तो नया नहीं रह गया होगा, जो बच्चे कई दिन से पढ़ रहे होंगे, क्लास कंटिन्यू अटेंड कर रहे होंगे, क्योंकि परसेंटेज के चैप्टर में भी मैंने स्टार्ट कहां से किया था, कंपैरिजन में, और मैं यहाँ पे भी स्टार्ट कहां से करूंगा, कंपैरिजन से। तो कंपैरिजन एक ऐसी चीज है बेटा कि जिंदगी में जब से आप पैदा होते हो तब से कंपेयर होना शुरू हो जाता है, और जब तक मर नहीं जाओगे तब तक कंपेयर होता रहेगा, मरने के बाद भी कंपेयर होगा। अरे ये ऐसे मर गए, और ये एक्सीडेंट से मर गए, ये ठोकर लगने से मर गए, इनको ये बीमारी हो गई, मर गई, वहां पे भी कंपैरिजन चलेगा। मरने के बाद भी लोग कंपेयर करेंगे आपके बारे में, और पैदा होने से पहले भी कंपेयर करेंगे, गोरे पैदा हुए हो, काले पैदा हुए हो, एक हाथ नहीं है पैदा हुए हो, एक आंख नहीं है पैदा हुए हो, समझ रहे बात को। तो कंपैरिजन चलता रहेगा, और ये कंपैरिजन ही आपके पूरे जीवन में रहेगा। तो मैथ में क्यों नहीं, और मैथ की पूरी अर्थमेटिक कंपैरिजन पे डिपेंड है। तो समझते हैं कि कंपैरिजन यहाँ पे कैसे लगेगा। इसके लिए मैं बता दूं कि आपको इस पूरे चैप्टर में 4 टाइप के कंपैरिजन पढ़ने होंगे। एक क्या है, डायरेक्ट, एक क्या है, एडिशन,
सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेटिव, या ऐसे बोले डायरेक्ट कंपैरिजन, एडिटिव कंपैरिजन, सब्सट्रैक्टिव कंपैरिजन और मल्टीप्लिकेटिव कंपैरिजन, ये 4 कंपैरिजन होगा। एक बात बताऊं, ये ऐसी रेशियो की क्लास आपको कभी नहीं पढ़े होगे और ना ही कोई पढ़ाएगा। मैं एकदम यकीन के साथ, गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि बहुत बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं और बहुत ही छुपी हुई चीजें बता रहा हूं। लोग हमेशा प्रश्न से स्टार्ट करते हैं लेकिन वो गलत करते हैं। यकीन मानिए आपको ये बहुत फायदा मिलने वाला है ये क्लास। तो समझिएगा डायरेक्ट कंपैरिजन क्या है। अभी समझिएगा, मैं आपसे बोलूं कि क्लास है और क्लास में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:5 है। मैं बता रहा हूं कहां पे मैं कंपेयर कर रहा हूं। मैं बोलूं अगर लड़कों की जो संख्या है वो 30 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। अभी ये जो प्रश्न एक छोटा सा प्रश्न है कि क्लास है, क्लास में कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं जिनके बीच में अनुपात 3:5 है, लड़कों की संख्या 30 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे। कैसे कंपैरिजन करेंगे, मैंने पहले भी बताया परसेंट की क्लास में। जो बच्चे क्लास पहली बार कर रहे हो तो परसेंटेज क्लास जरूर देख लीजिएगा। मैं फिर से बता दे रहा हूं, हम समान राशियों में ही कंपेरिजन करते हैं। तो हम लड़के का इस लड़के से कंपेयर करेंगे। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लड़की की संख्या 3 है और यहाँ पे दिख रहा है 30 है, तो मैं बोलूंगा मेरे 3 बराबर उसका 30, तो मेरे 1 बराबर उसका 10, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 50, और ये 5 बराबर ही 50 क्या आ जाएगा, लड़कियों की संख्या हो जाएगी। बात समझ में आया। तो मैंने डायरेक्ट कंपैरिजन किया, बॉयज को बॉयज से किया, ये मैं डायरेक्ट कंपेयर कर रहा हूं। मैं कुछ जोड़ घटा नहीं रहा हूं, कुछ गुणा नहीं कर रहा हूं, मैं 3 को सीधा 30 से कंपेयर कर ले रहा हूं। और इसे मैथ बुरा ना माने इसलिए हर जगह मैं क्या लगा दूंगा, आर लगा दूंगा। आर मतलब कुछ नहीं है, रेशियो है। 3 रेशियो बराबर 30, तो 1 रेशियो बराबर 10, तो 5 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 50। और ये 1 रेशियो बहुत काम की चीज है, आज आप पहली क्लास में सीखे और जब तक रेशियो खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये 1 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो आपके पीछे पड़ जाएगा, आपके सर पे बैठ जाएगा, आपके कंधे पे बैठ जाएगा, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा वाला भूत है। और ये अगर क्लियर हो गया 1 रेशियो, क्योंकि मैं अभी से हिंट दे दूं कि हर प्रश्न में आपको अल्टीमेटली 1 रेशियो की वैल्यू निकालनी होगी। कितना भी बड़ा प्रश्न हो, कितना भी छोटा प्रश्न हो, कितना भी पेचीदा प्रश्न हो, आपको निकालना केवल 1 रेशियो की वैल्यू होगी। और अगर 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लिए तो आप एग्जाम में हिट मार के आओगे और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो यहाँ पे समझते हैं, हमने बीच में 1 रेशियो की वैल्यू निकाली, उसके बाद हमने क्या किया, कंपेयर किया, 5 रेशियो बराबर किया, तो हमारा डायरेक्ट कंपेरिजन आ गया। या ऐसे बोले कि एक बीकर में, एक कंटेनर में, एक ड्रम में दूध और जो पानी का रेशियो है वो 5:7 है। अगर पानी की मात्रा मैं बोलूं कि 70 लीटर है, कितना 70 लीटर, तो दूध की मात्रा कितनी होगी, तो बताओ भाई दूध की मात्रा कितनी होगी। फिर से डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे, हम इस पानी को इस पानी से कंपेयर करेंगे, मतलब 7 बराबर अगर 70 तो 1 बराबर क्या होगा, बराबर नहीं, बराबर जानते हो क्यों बराबर नहीं लगा रहा हूं, एरो लगा रहा हूं, क्योंकि 1 बराबर कभी आपका 7 नहीं हो सकता। 1 बराबर 10, 7 बराबर 70 तो 1 बराबर 10, 1 बराबर 10 कभी हो सकता है क्या, कभी नहीं, इसलिए मैंने एरो लगाया। एक हमारे 1 रेशियो के, तभी तो मैं बोल रहा हूं यहाँ पे 1 रेशियो, आर की वैल्यू लिख लोगे तब जाके वहां पे इक्वल लगा पाओगे, वरना मैथ बुरा मान जाएगी, और जानते हो मैथ बुरा मान जाएगी तो आएगी नहीं। तो 1 रेशियो बराबर अगर 10, तो पूछ के रहे 5 रेशियो की वैल्यू, तो फिर से 5 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ। तो ये डायरेक्ट कंपेरिजन है जहां पे हम चीजों को डायरेक्टली कंपेयर करते हैं। दूसरी चीज अभी हमने क्या पढ़ा था, एडिटिव कंपैरिजन, तो यहां पे हम एडिटिव कंपैरिजन थोड़ा पढ़ते हैं। अभी मैं ये बोलता कि यही जो क्लास थी आपकी बॉयज और गर्ल्स की, भाई क्लास में या तो लड़के होंगे तो लड़के कोई और होते हैं, इस क्लास तो होते कुत्ता बिल्ली तो बैठता नहीं है, तो बस लड़के लड़कियों का रेशियो पूछ रहा हूं मैं। लड़के लड़कों के रेशियो का 3:5 है, और मैं बोलूं कि क्लास में जो कुल विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है, 80 है। अभी आपको जो बच्चे होशियार होंगे समझ जाएंगे। अब मैं कंपेयर के डायरेक्ट कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यहां पे टोटल स्टूडेंट का नंबर दिया हुआ है और रेशियो बॉय और गर्ल का अलग अलग दिया हुआ है। तो हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए कि भैया क्लास लड़के और लड़कियों से मिलके बनेगी, और इन दोनों को जोड़ लूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 रेशियो, और 8 रेशियो बराबर कर दूंगा 80, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 10। तो अगर कुछ भी पूछे, लड़कों की संख्या हो जाएगी, बॉयज की हो जाएगी कितनी, 3 रेशियो, और 3 रेशियो बराबर हो जाएगा 30, और गर्ल्स की हो जाएगी 50। बात समझ में आ गई,
समझ में आ गई बात की नहीं आ गई? तो यहाँ पे हमने एडिटिव कंपैरिजन किया, कैसे 5 और 3 जोड़ के, तभी तो हमारा 8 रेशियो आया। तो अगर हम कोई चीज जोड़ के कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? एडिटिव कंपैरिजन होगा। ठीक ऐसे अगर मैं बोलूं कि लड़के और लड़कियों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है? 20 का है। तो आपको कितने का अंतर दिख रहा है? 2 का। तो आप बोलोगे 2 रेशियो बराबर 20, तो 1 रेशियो बराबर 10, तो लड़कों की संख्या होगी 30 और लड़कियों की संख्या क्या होगी? 50। बात समझ में आ गई? क्लियर हो रही है बात? क्लियर नहीं हो रही है? मैं फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पे क्या किए? सब्सट्रैक्टिव किए। और एक बात ध्यान दे लो, हर एक कड़ी में हम एक रेशियो की वैल्यू निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, और ये एक रेशियो ही इस पूरे चैप्टर की आत्मा है। बात समझ में आ गई? अब एक चौथा पार्ट बचता है मल्टीप्लिकेटिव, जो थोड़ा सा पेचीदा है, समझते हैं। अभी मैं बोलूं कि 2 संख्याएं हैं, मान लो 3:2 के रेशियो में, और इनका जो गुणा है, मल्टीप्लिकेशन कितना है? 216 है। ये ए है, ये बी है। तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी ये बताना है। ए और बी की वैल्यू क्या होगी? अब देखिएगा ये मल्टीप्लिकेटिव है, तो यहां पे क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है? ध्यान में ये रखना है कि इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ वो एचसीएफ लगा है जो कट गया था। तो अगर हम इन दोनों का गुणा कर रहे होंगे तो आपस में वो एचसीएफ भी गुणा हो रहा होगा। तो एचसीएफ यहां से भी और यहां से भी जब गुणा हो रहा होगा तो कितनी बार गुणा होगा? 2 बार गुणा होगा। तो हम ऐसे बोलेंगे 3 दूनी ये 6 तो है ही है, और एक रेशियो यहाँ का और एक रेशियो यहाँ का, तो ये r गुणे r क्या हो जाएगा? r²। तो अब आप कंपेयर कर लोगे मल्टीप्लिकेटिव का, 6r² बराबर करोगे 216, तो r² बराबर होगा 36 और r बराबर क्या आ जाएगा? 6। यानी एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। एक रेशियो की वैल्यू 6 आ गई, तो 3 रेशियो की वैल्यू 6 × 18, 2 रेशियो की वैल्यू 12, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 18 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 12। बताओ भाई आ गया कि नहीं आ गया? तो ये 4 टाइप का हमारा कंपैरिजन था, जो हम पूरे चैप्टर में अल्टीमेटली पूरे अनुपात समानुपात में पढ़ते जाएंगे और हमारा एक एक चीज क्लियर होता जाएगा। और यही कंपैरिजन हमें करना है, वो चाहे मिक्सचर वाले सवाल हो, मिक्सचर एलिगेशन वाले सवाल हो, दूध और पानी का मिश्रण वाला हो, या अल्कोहल स्पिरिट का मिश्रण वाला सवाल हो, बहुत सारे ऐसे आएंगे, या कक्षा में विद्यार्थियों का सवाल हो, या कोई भी सवाल हो, या आपका मैं बोलूं कि सिक्के वाला सवाल हो, सब जगह एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे और हमारा यहीं पे निकलेगा। तो आते हैं हम कुछ और। तो अभी इतनी चीजें का समझ में आ गई हैं आपके, तो हम थोड़ा रेशियो प्रोपोर्शन पे फिर से वापस आते हैं और कुछ और टर्मिनोलॉजीज होती हैं उस चीज को देख लेते हैं। टर्मिनोलॉजी क्या होती है रेशियो प्रोपोर्शन की? आप सुने होंगे मिड प्रोपोर्शन या थर्ड प्रोपोर्शन या फोर्थ प्रोपोर्शन, ऐसा कुछ टर्मिनोलॉजी आप इंग्लिश में सुनोगे। हिंदी वाले मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती या चतुर्थानुपाती, ये कुछ शब्द होते हैं जो आपको खासा परेशान करते हैं। हालांकि बहुत आसान सी चीज होती है, कक्षा 4th 5th में आप सब लोग पढ़ के आए हो, और शायद ही कोई यहाँ पे ऐसा होगा जो पढ़ रहा होगा जो कक्षा 4थी पास करके नहीं आया होगा। भले ही आप चीटिंग करके पास हो, पास करके आए हो, लेकिन अगर ये नहीं कह सकते, गीता पे हाथ रख के कसम नहीं खा सकते कि नहीं गुरुजी हमने ये पढ़ा नहीं। पढ़े सभी लोग हो लेकिन ध्यान कोई नहीं दिए हो, तो कोई बात नहीं। अगर वहां पे ध्यान नहीं दिए थे तो समझ जाओ कि आज आपके दिन इतने गिर गए हैं कि 4थी क्लास को फिर से पढ़ना पड़ रहा है। मिड प्रोपोर्शन, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती क्या होता है हम समझते हैं। अभी आपने केवल एक टर्मिनोलॉजी पढ़ा A:B। अगर मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊं, जैसे जैसे A वैसे वैसे B और ठीक वैसे C, तो हम क्या लिखेंगे? A:B:C। और मेरा जब जैसे जैसे से मतलब होता है तब क्या होता है? या तो गुणा या तो भाग, जोड़ और घटाव से नहीं। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर रखना। A:B:C। अब यहाँ पे 3 चीज आ गए, तो अब जब ये 3 चीज आ गए तब हमारे पास ये सारे टर्मिनोलॉजीज यूज आ गए। जब हम B की बात करेंगे तब हम बोलेंगे इन पूरे ABC में जो B है ये क्या है? मध्यानुपाती है या मिड प्रोपोर्शन है। अच्छा, ये प्रोपोर्शन 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 बार बार बोल रहे हैं तो इसे भी समझना चाहिए। तो इसे समझने के लिए हम एक बार और करते हैं। अगर इसके साथ D भी होता तो ये तो मिड प्रोपोर्शन हो गया था, इसका और इसका। जब चौथा आ गया तो मिड ये दोनों आ गया कि इसके बीच में कुछ आएगा, ये बात हम बाद में क्लियर करेंगे। अभी समझते हैं कि ये हमारा हो जाएगा चतुर्थ अनुपाती,
ये जब इतना था तब ये क्या था, तृतीया अनुपाती था। तो समझ में आ गया, अगर A:B:C है तो ये मध्यानुपाती है, ये तृतीयानुपाती है, थर्ड अनुपाती है, और ये अगर A:B:C:D हो तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्थ अनुपाती हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अनुपाती मतलब प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, समानुपात का मतलब क्या होता है कि जो रिलेशन A और B में होगा वही रिलेशन C और D में होगा, और इसके लिए एक सिंबल होता है A:B C:D, और यही आप रीजनिंग में पढ़ के आते हो एनालॉजी में। तो ये जो सिंबल होता है जब दो बार लग जाता है तो क्या कहलाते हैं, समानुपात कहलाते हैं। तो ऐसा समझो कि अगर दो गाड़ी है ना आपका, तो ये जिस सेगमेंट में इसकी स्पीड s1 होगी इसी सेगमेंट में इसकी स्पीड s2 होगी। तो हम बोलेंगे डिफिनिट टाइम में डिफिनिट स्पीड से चल रही है, तो ये भी डिफिनिट टाइम में डिफरेंट स्पीड से चल रही है। अगर इन दोनों में रिलेशन होगा तो जो T1 S1 का रिलेशन होगा वही T2 S2 का रिलेशन होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कि ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। मतलब जो रिलेशन A:B में है वह रिलेशन C:D में है। या ऐसे समझो, अगर ये 2:4 है तो सिमिलरली ऐसे करके 3:9 होगा। तो देखो ये इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे भी इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। मतलब इसका और इसका रिलेशन क्या होगा, सेम होगा। हालांकि इसका प्रयोग बहुत कम होता है, ज्यादा यूज आपका A:B:C:D का होता है, जो 4 अनुपात का होता है। तो यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं एग्जैक्टली है क्या। जब आपका A:B:C था तो इसे मध्यानुपाती बोला गया। मध्यानुपाती मतलब क्या, जो रिलेशन A B में होगा वही रिलेशन B और C में होगा। तो इसे ऐसे भी बोल सकते हैं A:B बराबर B:C। समझ में आया, जो रिलेशन A और B में होगा वही रिलेशन B और C में होगा। तो A:B बराबर B:C, या हम इसे ले सकते हैं A/B बराबर B/C। कोई दिक्कत यहाँ पे, सबको समझ में आ रहा है। अगर कोई चीज इस फॉर्म में लिखा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि हम A को B से भाग भी दे रहे हैं, इसका मतलब ये भी होता है, या उसे बटे में भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा रेशियो ही कहलाएगा, उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ निकल के आएगा कि AC बराबर आ जाएगा B², और ये बहुत बड़ा रिजल्ट होता है कि B² बराबर AC। जब भी आपको मध्यानुपात निकालना पड़ेगा तब आपको ये यूज करना पड़ेगा। ऐसे दिया होगा 3:4 क्वेश्चन मार्क, या x, तो x की वैल्यू निकालो, तो ये A है, ये B है, ये C है। आप बोलोगे B² बराबर AC, यानी कि 4 चौक 16 बराबर 3 गुणे x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16/3। ऐसे आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे। तो ये बहुत बेसिक सी बात है जो आपको समझा रहा हूं। चतुर्थ अनुपाती भी सिमिलरली होता है, ऐसे A:B:C:D। तो मैंने बोला ना, जो A:B में रिलेशन होगा ऐसे लगा दे तब भी चलेगा, वही C:D में होगा। तो कहने का मतलब A/B बराबर C/D, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो AD बराबर क्या हो जाएगा, BC, या ऐसे बोल सकते हैं BC बराबर AD, दोनों बात सेम है। इसका मतलब यह हुआ कि बाहर वालों का गुणा बराबर अंदर वालों का गुणा। और ये बहुत छोटा सा रिजल्ट है, बहुत कॉमन सा रिजल्ट है, लेकिन जब आप इसका कॉन्सेप्ट समझे रहोगे, डेफिनेशन समझे रहोगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, ऐसे वैल्यू दिया रहेगा 3:4:x:x, निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे x की वैल्यू। अब ये क्या करना है, सिंपल सा तो है, आप जानते हो बीच वाले का गुणा बराबर बाहर वाले का गुणा, तो 4x बराबर 3x। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि यहाँ पे और यहाँ पे x सेम आ जाए, बताओ। ये तो बात 1:1 की आ गई, तो कभी आप आंसर निकाल ही नहीं पाओगे क्योंकि x कट जाएगा। इसलिए आप ऐसे कर सकते हो 3:x बराबर 4:, यहाँ पे x लिख सकते हैं, तब भी नहीं लिख पाओगे, इसीलिए हमेशा यहाँ पे डिजिट दे देंगे। तो आप लिख दोगे यहाँ पे x × 4 यानी 4x बराबर 3 गुणे 5, तो ये ऐसे हो जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 15/4। बात समझ में आई। तो ऐसा कुछ आपका क्वेश्चन बनेगा जहां पे आपको निकालना होगा। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जैसे आप क्या बोलते हो, थर्ड प्रोपोर्शन या फोर्थ प्रोपोर्शन, एक और होता है मिड प्रोपोर्शन। मेरे ख्याल से ये तीनों चीजें आप समझ में आ गई होंगी और इस पे क्वेश्चन लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे। अब अगर इतनी चीजें क्लियर हो गई हों तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बन जाता है
कि A:B बराबर 3:5, तो B:C बराबर 7:9, तो A:B:C बराबर क्या। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है। अब मैं इस क्वेश्चन को करके बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे हम चलेंगे, क्वेश्चन को ऐसे बेसिक लगाएंगे ताकि आपका सारा तरीका क्लियर होता चले। उसके लिए हम कुछ चीजें सीखेंगे जो हम एक क्वेश्चन के सहारे से देखते हैं। ये आपको शायद दिख ना रहा हो, मैं कर दे रहा हूं। अभी दिख रहा होगा, ठीक है। A:B बराबर 1:3, B:C बराबर 2:5, C:D बराबर 3:7, तो A:B:C:D ये चारों पूछ ले रहा है। अगर इतना ही दिया होता तो केवल A:B:C पूछ लेता। तो सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं A:B:C। सपोज करते हैं कि ये इतना ही दिया है, A:B बराबर 1:3, B:C बराबर, तो A:B बराबर 1:3, B:C बराबर 2:5, C:D बराबर 3:7, A:B:C:D पूछ रहे हैं। हम इसे मानते हैं कि केवल इतना लिखा हुआ है और इतने से इसको यूज करते हैं। अब हमें अगर A:B:C:D निकालना हो, A:B:C:D निकालना हो तो कैसे, सॉरी A:B:C निकालना हो, केवल इसे हटा देते हैं, केवल इतना दिया हुआ है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो समझिएगा, A:B:C निकालना है। हम इसके लिए क्या करेंगे, तो सारे हम मेथड यहाँ पे कंसीडर करते हैं। एक अब तरीका लगाया हुआ मेथड नंबर पहला, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो क्योंकि A:B दिया है और B:C दिया है, आप देखो यहाँ पे भी B कॉमन है, यहाँ पे भी B कॉमन है, आप क्या करो दोनों को बराबर कर लो तो आपका A:B:C निकाल आएगा। तो समझिएगा यहाँ पे मैं लिखता हूँ A:B बराबर 1:3 और B:C बराबर 2:5। यहाँ पे भी B है, यहाँ पे भी B है, लेकिन ये 3 और ये 2 बराबर है क्या, ये 3 और ये 2 बराबर नहीं है, तो हम इसे बराबर करेंगे। और बराबर करने के लिए हम यहाँ पे 2 से गुणा कर सकते हैं, यहाँ पे 3 से गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आएगा, समझिएगा। मैं 2 से गुणा किया तो केवल 3 से गुणा नहीं करूंगा, ये इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, और इस 3 से, ऐसे देखिए, इस 3 से इस 5 में भी गुणा होगा, इस 2 में भी गुणा होगा। यही वो कह रहे हैं, जैसे जैसे A वैसे वैसे B, मतलब जो चीजें A में हो रहा होगा वही चीजें B में होगा, केवल गुणा और भाग में। तो ये A:B का जो रिलेशन अभी आ जाएगा वो क्या आएगा, 2:6, और B:C का जो रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 3 दूनी 6 और 5 3 15। अभी देखो B और B दोनों सेम है कि नहीं, 6 आ गए। अब मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 2:6:15, ये A है, ये B है और ये C है, और तीनों की वैल्यू आगे के नहीं आगे। तो समझ में आ रहा है, A, B और C हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये तरीका लेंदी हो जाता है कब, जब हमें A:B:C:D सब निकालना हो। समझिएगा, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। A:B बराबर दिया हुआ था 1:3, B:C बराबर दिया हुआ था 2:5 और C:D बराबर दिया हुआ है 3:7। अब जब आप बराबर करोगे इस और इस B को, तो यहां पे तो आपने 2 से गुणा कर दिया, ठीक है, यहां पे भी आपने 3 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो यहां पे जब आप करोगे तो A:B का वैल्यू क्या आ जाएगा, समझिएगा, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 2 और 6, यहां पे क्या आ गया था 6 और 15, तो B भी तो सेम हो गया। लेकिन आप देखो यहाँ पे भी C है और यहाँ पे भी C है, तो फिर से मुझे C को बराबर करना पड़ेगा। और अब फिर यहाँ पे 3 और 7 है, तो और यहाँ पे 15 है, तो यहाँ पे 15 करने के लिए क्या से करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15 और 35। अब जाके सेम हुआ C और C और B और B, तब हम इसे लिखेंगे 2, 6, 15 और 35, ये आएगा। लेकिन ऐसा करने में आपको भी समझ में आया होगा कि हमारा समय जा रहा है, हमें वही प्रोसेस 2 बार करना है, तो हम ऐसा एग्जाम हॉल में नहीं करेंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए किया हूं कि ये कैसे चलता है, और ये गुणा करके स्पेशली इसलिए बताया हूं क्योंकि जब आप मिक्सचर और एलिगेशन पढ़ोगे तब आपको ये प्रोसेस बहुत बार करनी पड़ेगी, वो मैं आप पे समझाऊंगा अच्छे तरीके से। हम आते हैं इसे एक अच्छे मेथड से, और मेथड का नाम डाल लो पड़ोसी मेथड। पड़ोसी मेथड क्या है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और जब भी आपका A:B, B:C और C:D दिया हो और A:B:C:D पूछे, तो आप इस मेथड से बहुत आसानी से लगा सकते हो। इस मेथड से लगाने का तरीका क्या है आप समझिएगा। हमें निकालना है A, B, C और D की वैल्यू, ये तो निकालना है A, B और C और D की वैल्यू। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पता था, 1:3, यहाँ पे लिखता हूँ 1:3 पता था। यहां पे क्या पता था, वैल्यू देख लेते हैं एक बार, 2:5 और 3:7।
इसकी वैल्यू है 2:5 और इसकी वैल्यू है 3:7। ठीक, अब देखिए जहां जहां वैल्यू पता है वहां पे लिख देंगे। इस वाली लाइन में किसकी किसकी वैल्यू पता है, ए और बी की। ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 3, तो ये 1 और ये क्या हो जाएगा 3। और जहां जहां खाली है वहां पे हम अभी डैश लगा लेते हैं समझने के लिए, समझेंगे भी अच्छे से। दूसरी वाली लाइन में हमें किसकी किसकी वैल्यू पता है, वी की और सी की। क्या क्या, 2 और 5। जहां जहां नहीं पता है हम क्या लगा लेंगे, डैश। यहां पे क्या पता है, सी और डी, तो जहां जहां सी और डी है वहां पे लिख लेंगे 3 और 7। जो नहीं पता है यहां पे डैश डैश। इतनी बात क्लियर हो गई। मैं इसे थोड़ा ऊपर करता हूं। अब देखो मैं आपसे क्या कहूंगा, पड़ोसी मेथड क्यों? जब आप सबसे ज्यादा संकट में होते हो तब आपका मदद कौन करता है, पड़ोसी करता है। जब आधी रात को आपके यहाँ कोई मेहमान आया होता है और आपके यहाँ चीनी खत्म हो जाती है तो किसके यहाँ मांगने जाते हो, पड़ोसी के यहाँ मांगने जाते हो। जब आप किसी संकट में पड़ते हो, बीमार पड़ते हो, कुछ करते हो, घर में कोई नहीं तो कौन मदद करता है, पड़ोसी मदद करता है। तो यहाँ पे भी कौन मदद करेगा, पड़ोसी मेथड मदद करेगा। और इसी कारण इसका नाम क्या है, पड़ोसी मेथड। तो समझिएगा पड़ोसी कैसे मदद करेगा। भाई सी का पड़ोसी कौन है, बी। तो जब आज सी खाली हो गया है, लुट गया है, उसके पास संकट आया है, दुख आया है, तो कौन मदद करेगा, बी मदद करेगा। अच्छा सी का पड़ोसी डी भी तो है, तो वो भी तो मदद कर सकता है। लेकिन जब खुद ही नल्ला है, खुद ही कंगाल है, उसके घर में एक दाना चीनी नहीं है, तो आपको एक कटोरी कैसे देगा, तो देगा कौन, बी। और ये इतना दिल फेंक है कि आपको पूरा का पूरा अपनी सारी संपत्ति दे दिया, यानी ये सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बी। और ठीक ऐसे डी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जो सी के पास होगी। मतलब सारे पड़ोसी एक जैसे होंगे, पास पास वाले। अब इस सी का पड़ोसी कौन है, यहां पे डी, तो ये अपनी वैल्यू यहां पे दे देगा, तो क्या आएगा 5। ऐसे यहाँ पे ए का पड़ोसी कौन है, बी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा 2। अभी आप बोलोगे इसका पड़ोसी ये भी तो था, नहीं, हम इधर इधर पड़ोसी देखेंगे, इधर इधर नहीं देखेंगे। तो ठीक ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे भी आ जाएगा 3। अब हम इसका आंसर निकाल लेंगे, A:B:C:D। क्या करो, इन तीनों का गुणा कर लो, तो 1:2:3। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3:2:3। यहाँ पे क्या आएगा 3:5:3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3:5:7। अभी इतना करने के बाद कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। डायरेक्ट मत करना, ऐसे फॉर्म में लिखना, थोड़ा आसान होगा। जो जो कॉमन दिख रहा है उसे कट कर दो। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, कुछ और कॉमन दिख रहा है, कुछ और कॉमन नहीं है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2, 3 दूनी 6, इसका आ जाएगा 5 3 15 और इसका आ जाएगा 7 5 35। ये आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा A:B:C:D। बात समझ में? तो पड़ोसी मेथड कहीं ना कहीं आसान है कि नहीं है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये मेथड काफी आसान है। अगर आप ऐसे लगाओगे तो आपका समय बचेगा एग्जाम हॉल में, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप आसान और मॉडरेट वाले क्वेश्चन करके आओगे। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि कोई भी पेपर 30 से 35%, 40% भी होता है आसान होता है, इजी कैटेगरी में आता है। ऐसे 30% आपका किस में आता है, 30 से 35% मॉडरेट में आता है, ये कभी कभी 40 हो जाता है। और बाकी जो 30% लगभग के बचते हैं वो क्या होता है, टफ कैटेगरी में आता है। लेकिन सिलेक्शन आपका इजी और मॉडरेट से ही हो जाता है। टफ के लिए केवल रैंक बनाना होता है, तो इस पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है। तो पड़ोसी मेथड से अगर आपसे A:B:C:D वाला फॉर्मेट पूछेगा तो आप पड़ोसी मेथड लगा दो, बिना सोचे, बिना किसी संकोच के, बिना किसी झिझक के, आपका एकदम सही हो जाएगा। इवन A:B:C होता तो भी आप यही तरीका लगा देते, तब भी आपका क्या हो जाता, सही हो जाता। एग्जैक्टली कुछ भी गलत नहीं होता। अच्छा, इस पे कुछ टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं, मैं एग्जैक्टली और भी बताता हूं, एकदम और बिंदास तरीका बताता हूं। तो इसका नाम डाल लिया बिंदास तरीका। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में सीधा पूछ लेगा A:D क्या होता है। तो अगर A:D पूछना होगा तो भी आपको लगाना होगा। A:D की वैल्यू यहाँ पे क्या है, A की वैल्यू 2 है, D की वैल्यू क्या है 35, तो आप बोलोगे A:D की वैल्यू हो जाएगी 2:35। लेकिन ये आप तब निकाल पाए जब आप पड़ोसी मेथड लगा लिए, तब निकाल पाए। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आप बिना किसी मेथड के पड़ोसी भी ना लगाओ, आप ये भी मत लगाओ जो आपसे पहले तरीका बताया था। पेन ही मत उठाओ यार, कॉपी ही मत देखो, तब भी आप आंसर निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे मैं बताता हूं। आपको करना क्या होगा, आपका वही ऑप्शन सही होगा जिसमें A और D का रिलेशन, ये पूरा का पूरा रिलेशन कैसे आएगा, मैच करने में।
तो हम इसमें थोड़ा गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे, लेकिन एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, अगर A:D था तो मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूं, A:B क्या था 1:3 था, B:C क्या था 2:5 और C:D था 3:7। अभी केवल A:D पूछे तो आप केवल किनारे वालों का गुणा कर दो तो आपका उत्तर आ जाएगा, मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 कर दो और यहाँ पे 3 गुणे 5 गुणे 7 कर दो, कॉमन वाला कट कर दो, तो भी जो उत्तर आएगा वो आपका A:D ही देगा। बताओ दिया कि नहीं दिया। तो आपको पड़ोसी मेथड लगाने की क्या जरूरत थी जब आपका उत्तर यहाँ से निकल ही आया। इसका मतलब अगर A:D पूछता है, मतलब A:B दिया है, B:C दिया है, C:D दिया है और A:D पूछे, ध्यान दीजिएगा A:D केवल एक्सट्रीम वाला, केवल अंत वाला पूछे तो आपको कोई मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, आप दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, काट पीट लो, वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कई बार आपसे ये पूछता है इसको, तो इसे भी लगाने का बहुत आसान तरीका होता है, लेकिन उस तरीके को हम कल समझेंगे। बहुत ही अच्छा तरीका है, मैं गो थ्रू ऑप्शन से उस क्वेश्चन को और अच्छे से करवाने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारे कुछ मेथड है ऐसे क्वेश्चन लगाने के। मैं हिंट दे देता हूं कि अगर आपका ऑप्शन दिया होगा, जैसे एक तो दिया ही है 2:6:2, ये हमारा सही उत्तर होगा ही। क्या है था 2:6:15:35, समझ में आ रहा है। बी ऑप्शन आपका दिया होगा 2:15:6:35 ऐसे दिया होगा। सी ऑप्शन आपका दिया होगा 2:3:6:35 या ऐसे दिया होगा। डी जो दिया होगा 1:3:15:35, 1:3 यहाँ पे 16 कर लीजिए 35। ऐसा ऑप्शन आपको दिया होगा तो समझिएगा, अगर 4 ऑप्शन दे दिया तो और आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, अगर A:B:C:D पूछता है तो अगर ऐसा पूछता है तो मैं हिंट दे रहा हूं, वही ऑप्शन सही होगा जो A और D के बीच में रिलेशन, A और B के बीच में रिलेशन दे रहा है। तो A:B की वैल्यू क्या थी 1:3, यहाँ पे दिया हुआ है। आपको किस ऑप्शन में 1:3 दिख रहा है A:B में, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ध्यान दीजिएगा। A:B में 1:3 एक तो यहां दिख रहा है, एक तो यहां दिख रहा है। इन दोनों ऑप्शन में 1:3 नहीं है तो ये ना होगा ना ये होगा, इसी दोनों में से कोई होगा। तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, B:C में जो रिलेशन होगा, B:C रिलेशन में 2:5 है तो यहाँ पे 3:16 है, मतलब ये भी नहीं होगा, यही ऑप्शन आपका सही होगा। इसका मतलब आप बिना कॉपी पेन उठाए भी इसे लगा सकते हो, लेकिन इस तरीके को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत आसान तरीका है, एकदम क्विकली कर लोगे, हमें पड़ोसी मेथड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप बोलोगे जब सर हमारे पास इतना अच्छा तरीका है तो पड़ोसी मेथड क्यों सीखे, ये क्यों सीखे, यही क्यों ना सीख लें। तो उसके लिए मैं बताता हूं बेटा कि देखो, जब जब आपको A:B दिया होगा, B:C दिया होगा, C:D दिया होगा, अगर आपसे A:B:C:D पूछ लिया तो आप गो थ्रू ऑप्शन से लगा सकते हो। अगर आपको, या पड़ोसी मेथड से लगा सकते हो, लेकिन गो थ्रू ऑप्शन से लगाना। A:D पूछ लिया तो आप मल्टीप्लाई कर लो एंड वाले का। लेकिन अगर A:C पूछ लिया या B:D पूछ लिया तो आपको सबसे आसान पड़ोसी मेथड ही पड़ेगा और कुछ नहीं पड़ेगा। तो इस चीज को हम अगले लेक्चर में इसका कॉन्सेप्ट और सीखेंगे और विधिवत। अभी आप इतना समझो कि अगर A:B, B:C, C:D दिया है और ऐसा कुछ पूछता है तो हमारे पास सबसे आसान तरीका है गो थ्रू ऑप्शन, जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि A और B में वही रिलेशन होगा जो क्वेश्चन में दिया है, B और C में वही रिलेशन होगा जो क्वेश्चन में दिया है, C और D में जो वही रिलेशन होगा जो क्वेश्चन में दिया है, और वही ऑप्शन सही होगा जो इस चीज को फॉलो कर रहा होगा। ना कॉपी की जरूरत पड़ेगी, ना पेन की जरूरत पड़ेगी, ना दिमाग की जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया? तो ऐसे हम लगाते चलेंगे। तो ये आज हमारी कॉन्सेप्ट क्लास थी। ये क्लास एंड नहीं हुई है, अभी हम और भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगली क्लास में पढ़ेंगे इसी का पार्ट 2। बेसिक जितना अच्छे से कवर कर लोगे, हम क्वेश्चन भी नहीं कवर करा रहे, केवल कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। रेशियो चैप्टर पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट ही है, फिर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और बाद में क्वेश्चन सेशन उसका अलग से चलता रहेगा। तो अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिए, मेरे लिए नहीं उन जूनियर के लिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनका भी कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो सके, इतनी डिटेल में पढ़ सके। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, पूरा यूट्यूब छान डालिए, पूरी किताब छान डालिए, ना किसी किताब में ऐसा आपको मिलेगा, ना किसी यूट्यूब में मिलेगा, इतने डिटेल में कहीं नहीं मिलने जाना है। इसलिए आपके फायदे की
चीजें, और साथ में प्रैक्टिस जरूर करिए, उसके लिए 499 वाला पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। एक बात मूल मंत्र सीख लीजिएगा, अगर सिलेक्शन लेना है तो साम दान दंड भेद सब लगाना पड़ेगा, हमें अपना समय बचाना पड़ेगा, हमारे पास अच्छे कंटेंट भी होने चाहिए, हमारे सोचने का तरीका भी बेटर होना चाहिए, हमारा टेम्परामेंट भी कूल होना चाहिए और हमारी थिंकिंग भी पॉजिटिव होनी चाहिए। कहीं ना कहीं अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं हम कर लेंगे। जो ये शिकायत करते हैं सर मेरी मैथ बहुत कमजोर है, यकीन मानो आप 4 दिन पढ़ लोगे मैथ आपकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और ये ऐसा सब्जेक्ट हो जाएगा जिसे आपको सबसे ज्यादा प्यार हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप चैनल जो सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों से जरूर बता दो। मिलते हैं।